हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी में टॉपिक 2 मान लीजिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? देखो बेटा, आपने पहले प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हाइड्रो मीन्स पानी, लॉजी मतलब स्टडी। तो हाइड्रो के ऊपर जो स्टडी की जा रही है वही हाइड्रोलॉजी है। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बस देखो, पानी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, मृत्यु के बाद वो कहाँ स्वर्ग में या नरक में गया, और उसके जन्म और मृत्यु के बीच में हम उसका कैसे सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का अर्थ है बेटा, जो हमारा फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आया और कहाँ खत्म हो गया, कहाँ को जाता है, कब आता है, क्यों आता है, कैसे होता है, कब क्यों कैसे का जो पूरी डिटेल है वो हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़ेंगे पानी के बारे में। आई होप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है, पानी है। और पानी कहाँ पर है? ओशन में। तो ओशन में सूरज की गर्मी से हवाओं के साथ पानी की छोटी छोटी मॉइस्चर लदकर, पानी हवाओं के साथ लदकर वह सीधे आसमान में उपस्थित कहाँ चली जाती? बादलों में जाके वह जो यहाँ गर्म थी, जो यहाँ गर्म बूंदे थी, सूरज की गर्मी से जो गर्म बूंदे गई थी ऊपर, वो ऊपर जाके वो ठंडी हो जाएंगी। और ठंडी जा जाके एक एक बूंद बूंद जा जाके जो भी नीचे से जाएंगी वह एक बड़े से बूंद में कन्वर्ट हो जाएंगी और बहुत ठंडी होके ऊपर, क्योंकि ठंडा एटमॉस्फेयर है आप सभी जानते हैं, तो ऊपर वह ठंडी होके पानी का रूप ले लेंगी और वो बादलों में एब्जॉर्ब होंगे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं रुई की तरह। अब वह, आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हवाएं चलती हैं। पृथ्वी की सतह से ज्यादा जितना हम ऊपर जाते रहेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो भी कम होता रहेगा और हमारे जो हवा की जो स्पीड है वो भी तेज होती रहेगी। तो हवा की जो स्पीड के कारण यह पृथ्वी पर आ जाती है, पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं बादल। और यहाँ जब उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप कह सकते हैं, जब उनका रिलेटिव मतलब एक प्रकार से रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या, आप कोई लड़के पूछोगे। देखो, मान लो कोई रुई है, यही रुई है, रुई में 60% पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या वो बौछार करेगा? क्या वो नीचे फेंकेगा? नहीं। जब तक रुई 100% बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, ठीक है ना, तो वह पानी को नहीं छोड़ती। ये छोटा सा एग्जांपल है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमारी पृथ्वी में जो कुछ बूंदे हैं या हवाएं हैं, वह जब तक 100% पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, जो उसकी कैपेसिटी है। मान लो जो ये हवा है, इसकी जो कैपेसिटी है कि आपके जो पानी है उसको 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, 90% ही एब्जॉर्ब करा इसने हवा ने, तो नीचे नहीं गिरेगा। यदि 100% हो जाएगा तो पानी गिरने लगेगा। तो आगे समझेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ, जब यहाँ पर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वह पूरी हो जाती है तो पानी का रूप ले लेती है और ऊपर से गिरने लगता है। ऊपर से यदि किसी भी फॉर्म में लिक्विड पानी हमारा गिरने लगे, सॉलिड की स्टेट में, फेज में, या लिक्विड की स्टेट या फेज में, या गैसियस की फेज में, तो जो ऊपर से गिर रहा है बेटा पानी, उसी को हमने बोल दिया है प्रेसिपिटेशन। अब वो किस फॉर्म में गिर रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं, और वो किस कारण गिर रहा है वह भी हम पढ़ते हैं। इसके टाइप क्या है और इसके फॉर्म क्या है, प्रेसिपिटेशन पढ़ते हैं हम आगे जाके। आइए नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिपिटेशन के बाद। देखो, इवेपोरेशन आप समझ गए हो कि कहने का मतलब ये है, सूरज की गर्मी से पानी जो इवेपोरेट हो रही है, वाष्पीकरण हो रही है, जो उड़ रही है हवाओं के साथ जो लद के जा रही है। कंडेंसन, जो पानी की जो वेपर से सीधे लिक्विड में
कन्वर्ट हो रही है उन्हें उस फेज को बोल देते हैं कंडेंसर। और प्रेसिपिटेशन जो पानी की बूंदें जो ऊपर से गिर रही हैं, पानी की बूंदें नहीं कह सकते, जो पानी ऊपर से गिर रहा है जो स्नो के फॉर्म में, ड्रिजल के फॉर्म में। सर आप ये क्या बोल रहे हो ड्रिजल? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भी पानी की गिर रहा है सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, उसी को हम बोल रहे हैं बेटा क्या? प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन के बाद ये कुछ ट्रांसपिरेशन। भाई कुछ बूंदें ऐसी हैं जो बेटा हमारी पेड़ पौधों के ऊपर रुक जाएंगी, है ना। लेकिन कुछ बूंदें ऐसी हैं जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों ने क्या करा बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। पेड़ पौधों ने क्या करा कि नीचे से सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करा फोटोसिंथेसिस, खाना अपना खाना बनाने के तौर पर, और जो वो पत्तियों पर आ जाती हैं जब खाना बनाने का टाइम होता है उनका, तो वह कुछ पानी को इवेपोरेट कर देती है। तो उसी को नाम बोल दिया है ट्रांसपिरेशन। इनफिल्ट्रेशन, जो यदि आपका वर्टिकल जमीन के अंदर सीधा सीधा पानी जा रहा है, उसको पानी की जो बूंदें जमीन में सतह में जो जा रही हैं अंदर, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और ज्यादा ही डीप में यदि पानी चला जाए तो पर्कुलेशन। ठीक है बेटा, ज्यादा डीप में पानी चला जाए तो पर्कुलेशन। मैं क्या समझा रहा हूं, समझ रहे हो? तो वही बेटा कि पर्कुलेशन क्या है। और अब आती है नेक्स्ट, पर्कुलेशन हो गया, ये आपका समझ ही गए होगे, है ना, ये सारी चीजें। और जो चीज समझ में नहीं आई है नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेंगे और डिटेल में मैं क्या समझा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या देखता हूँ। चलो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है? ओशन में। तो कहाँ पानी इवेपोरेट होगा सबसे ज्यादा? भाई ओशन में। तो ओशन में सबसे ज्यादा पानी हमारा क्या होता है? इवेपोरेट होता है या इवेपोरेशन होता है। कहाँ? ओशन में। आई होप समझ पा रहे होगे, क्योंकि समुद्र में पानी ज्यादा है, इसलिए क्या ओशन में सूरज की गर्मी के कारण इवेपोरेशन होता है। लैंड पर देखो बेटा पानी ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा बेटा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, लेकिन पानी ज्यादा है इस वजह से वह इवेपोरेट ज्यादा हो रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जमीन पे पानी इवेपोरेट नहीं हो पा रहा। भाई समुद्र में जब पानी है तो लेक्स में भी तो पानी हो सकता है। लेक्स कहां होती है? जमीन पर। रिवर में क्या है? रिवर में पानी है। रिवर कहां होती है? सतह पर, पृथ्वी की सॉइल पर। तो वहां से भी तो पानी इवेपोरेट हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% आपका वो पानी वहां से इवेपोरेट हो रहा है। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता कि हमारा जो ओशियन है वह इवेपोरेट भी करता है, और इवेपोरेट ज्यादा करता है और प्रेसिपिटेशन कम करता है। ठीक है ना। और जितना मान लीजिए कि, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि ओशियन में ये लाइन है ना, पहले नीचे वाली लाइन समझ लेते हैं। द टोटल ऑफ 14% ऑफ हीट इन रिसीव बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। भाई डायरेक्ट सनलाइट से ही हमारे एटमॉस्फेयर में हीट जो रिसीव हो रही है वो डायरेक्ट सनलाइट से हो रही है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिसीव हो रही है, वो डायरेक्ट सनलाइट से हो रही है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि जो हमारे प्रेसिपिटेशन है, ऐसा तो है नहीं कि ओशन में प्रेसिपिटेशन नहीं हो पा,
पानी नहीं गिरेगा, गिर रहा है, लेकिन वो बेटा 9% ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है प्रेसिपिटेशन से। जब भी तो भाई प्रेसिपिटेशन से 9% ज्यादा पानी हमारे बादलों में इवेपोरेट हो रहा है, तो जब भी तो वो हमारी पृथ्वी की सतह पर आ पा रहा है। आई होप मैं जो भी चीज समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात यही है कि पानी ये समुद्र है, समुद्र में से पानी इवेपोरेट हुआ, कंडेंसन में चला गया, फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में यहाँ पर आ गया, इल्टिफ्रेशन मतलब सॉइल के अंदर चला गया है, ठीक है, और फिर ग्राउंड वाटर में बह के फिर समुद्र में चला गया। यही साइकिल है ना। अब देखो मैं आपको बता दूं इस, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, पहले अब समझते हैं जो भी चीज मैंने मौखिक बताई है वो लिखित में है यहाँ, कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम वाटर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम किसके नाम से भी जानते हैं? वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यह है इसका जो लगातार पानी बह रहा है, मूव जो कर रहा है इन अर्थ पर, हमारे वायुमंडल में, जो इसमें प्रोसेस हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं? इवोपरेशन, कंडेंसन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, जो भी नाम दिए। तो इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आई होप समझ पाए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसके एक एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। इवोपरेशन क्या है? कि बेटा जो पृथ्वी पर क्या वाटर है ओशन, रिवर, लेक में, वह ट्रांसफर हो जाता है लिक्विड से किसमें? वेपर में। लिक्विड से किसमें? वेपर में, ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन। ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है सन के कारण या सन की हीट के कारण। इस प्रोसेस की मूव जो हो रहा है पानी, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है बेटा। अब चलते हैं कौन सा? दूसरा वाला टॉपिक, कंडेंसन। कंडेंसन क्या है? कई लोग बोल रहे होंगे सर कंडेंसन तो बता दो। अभी बता रहा हूं बेटा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, अच्छा लगे जिससे। अब आते हैं कंडेंसन। कंडेंसेशन बेटा वो है कि जैसे एज वाटर वेपर राइज एंड कूल, इट चेंज बैक इनटू लिक्विड टू वाटर। पहले क्या हो रहा था इवेपोरेशन में? कि जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, जो समुद्र से पानी हवाओं के साथ लदकर जो बादलों में जा रहा था वेपर में कन्वर्ट होकर, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो वापस से कन्वर्ट हो जा रहा है पानी के रूप में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। समझ में आई? जो वापस से कन्वर्ट हो जा रहा है, जो वाटर पेपर जो है वेपर से डायरेक्ट जो कन्वर्ट हो पा रहा है लिक्विड की फॉर्म में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। आई होप, है ना। देखो शुरू में पहले ओशन से कन्वर्ट हो रहा था वाटर से वेपर में, तो कौन सा? इवेपोरेशन। वेपर से डायरेक्ट जो वाटर के में कन्वर्ट हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? वो कंडेंसेशन। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बेटा कुछ नहीं है। प्रेसिपिटेशन जो पानी की जो बौछारें हैं वो पृथ्वी की सतह पर जिस वेश में आ रही हैं उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। देखें क्या डेफिनेशन लिखी है कि बेटा कि अभी देखते हैं, मार्क चेंज कर लेते हैं। वाटर फॉल बैक टू द अर्थ सरफेस इन वेरियस फॉर्म। जो पानी है वो गिर रहा है अर्थ की सरफेस पे वेरियस फॉर्म में, इंक्लूडिंग रेन, स्नो, स्लीट और हेल की फॉर्म में जो पानी गिर रहा है,
किसकी फॉर्म में? किसी भी फॉर्म में, इस सॉलिड की फॉर्म में। रेन क्या है? लिक्विड। स्नो क्या है? सॉलिड। स्लीट क्या है? गैसियस फॉर्म में बोल सकते हैं। हेल क्या है? ओले, सॉलिड फॉर्म में। जो पृथ्वी की सतह पर वापस जो गिर रही है पानी की बौछारें, उनको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये समझिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इनफिल्ट्रेशन। क्या बेटा? इनफिल्ट्रेशन और परकुलेशन। देखो बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं। इनफिल्ट्रेशन क्या है? देखो कुछ पानी की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरेंगी तो कुछ सॉइल जो हमारे पानी को एब्जॉर्ब भी तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी एकदम बह जाएगा। पहले तो जो पानी की जो बौछार है, जो पानी की जो बूंदें हैं, वो जब पृथ्वी की सतह पर जो सॉइल से कांटेक्ट के रूप में आएंगी, कांटेक्ट करेंगी, मिलेंगी, तो बेटा आपने देखा होगा पहले हमारी जो पहली बारिश होती है उसमें पानी ज्यादा नहीं भरता सड़कों पर। क्यों? क्योंकि पहले वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपने सॉइल मैकेनिक्स में देखा होगा, जो सॉइल के अंदर जो आपका क्या कहते हैं, वॉइड है, वॉइड मतलब जो रिक्त स्थान है, उनमें पानी चला जाता है। तो पहले वो वॉइड भरते हैं सॉइल के अंदर। जब तक वो वॉइड नहीं भर पाएंगे, जब तक वो पृथ्वी की सतह पर पानी नहीं बहेगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो अभी देखते हैं, देखो इसमें बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिखी है, वो देखते हैं। देखो, वाटर सीप इनटू द ग्राउंड रिपल्सिंग ग्राउंड वाटर सप्लाई इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन रेफर टू द इनिशियल एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल। कह रहा है जब कोई शुरुआती एंट्री हो रही है, इनिशियल एंट्री हो रही है किसकी? पानी की। इनिशियल एंट्री हो रही है पानी की इनटू द सॉइल, तो उसको क्या बोल दिया है मेरे बच्चों? उसको बोल दिया है क्या? इनफिल्ट्रेशन। क्या बोला है? इनफिल्ट्रेशन। आई होप समझ में आई होगी। परकुलेशन मैं बता देता हूं, परकुलेशन क्या है। परकुलेशन, परकुलेशन बेटा कुछ नहीं है, ये भी समझ लो। परकुलेशन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल एंड रॉक्स लेयर। परकुलेशन देखो, जो आपका इनिशियल एंट्री ऑफ वाटर हो रही है सॉइल में, उसको बोल दिया है इनफिल्ट्रेशन। अब यदि डीप 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 में, यदि पृथ्वी के अंदर ज्यादा गहराई में पानी की बूंदें चली गई हैं, वर्टिकल वर्टिकल बह रही हैं, वर्टिकल वर्टिकल, तो उसी को बोल दिया परकुलेशन। उसी को क्या बोला? परकुलेशन। 5 मिनट को टाइम हो जाएगा। तो अब एक टॉपिक और देख लेते हैं, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या है बेटा? इंटरसेप्शन जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है और वो डज नॉट द रीच द सॉइल, वो सॉइल तक नहीं पहुंच पा रहा है, बट इंस्टेंट intercept by the leaf, branches of plant and forest floor। इंटरसेप्शन मतलब कोई बारिश, प्रेसिपिटेशन कोई भी हो रही है, मान लो मैं भी बताता हूँ। ये सर आपने क्या बता दिया? देखो बेटा कुछ नहीं है। इंटरसेप्शन ये है कि मान लो ये बादल है, बादल में से बारिश की बूंदें नीचे गिरी। बारिश की बूंदें यदि नीचे गिर रही हैं, अब कुछ बारिश की बूंदें ऐसी भी तो होंगी जो हमारी बिल्डिंग के ऊपर रुक जाएंगी, पृथ्वी की सतह पर नहीं मिल पाएंगी, सॉइल से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। डज नॉट रीच द सॉइल, डज नॉट रीच द सॉइल, जो सॉइल तक नहीं पहुंच पाएंगी, उनको हम इंटरसेप्शन बोल रहे हैं। चाहे वो बारिश की जो बूंदें हैं वह पत्तियों में रुक जाएं, चाहे वो बिल्डिंग में रुक जाएं, चाहे वो किसी भी प्लांट कहीं भी रुक जाए, मतलब कहने करते हैं पृथ्वी की सतह पर ना पहुंच पाए, उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन सर, जैसे आपने
नाम सुना होगा इंटरवल, फिल्मों के बीच में इंटरवल होता है, जहां से फिल्म स्टार्ट हुई और उस एंड हुई, भाई जहां से बारिश की बूंदें गिरी और जहां वो जाएंगी, कहां से गिरी, बादलों से, बारिश की बूंदें कहां जाके रुकेंगी, सॉइल पर, और उन दोनों के बीच में जहां भी बारिश की बूंदें रुक जाएं उसको बोल दिया इंटरसेप्शन। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक और है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बेटा वो चीज है कि प्लांट रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग, देयर लीव कॉल्ड स्टोमेटा। दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट significantly to the moisture of the in the atmosphere। मैं क्या समझा रहा हूं, देखो बेटा ये कह रहा हूं मैं कि प्लांट रिलीज करता है वाटर वेपर को एयर में अपने स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा आपने फोटोसिंथेसिस में सुना होगा, लीव में जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक स्टोमेटा नाम की चीज भी होती है जहां उनका खाना वाना बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। रन ऑफ, रन ऑफ और देख लीजिए, रन ऑफ क्या है कि वाटर that flow over the ground and return the ocean, river and lake। क्या कह दिया सर, वाटर यदि फ्लो हो रहा है ओवर द ग्राउंड, पृथ्वी की सतह पर यदि वह फ्लो हो रहा है और जाके वह रिटर्न मतलब वापिस ओशन में मिल रहा है, रिवर में मिल रहा है या लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, इस ट्रांसपोर्टिंग वाटर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रन ऑफ। और लैंडस्केप में आपने मोबाइल में देखा होगा, एक लैंडस्केप मोड होता है, एक पोर्ट्रेट मोड होता है। तो लैंडस्केप बेटा, लैंडस्केप में हम मूवी देखते हैं, पोर्ट्रेट में हम क्या शॉट बनाते हैं। तो लैंडस्केप ये वाला, ठीक है, और पोर्ट्रेट ये वाला। तो लैंडस्केप के साथ साथ जो फ्लो हो रही है, पानी ट्रांसफॉर्म हो रहा है पृथ्वी की सतह पर, यदि ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। और ज्यादा ही जमीन के अंदर फ्लो हो रहा है तो पर्कुलेशन, और जो ऐसे फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं रन ऑफ। आई होप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है बेटा, कि कुछ पानी आपका प्रेसिपिटेशन के साथ साथ ही इवेपोरेट होता है, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर है, ये मैंने बहुत अच्छी लगाई है जैसे। तो इसमें देखो पानी की बूंदें जब जमीन पे गिर रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो साथ साथ में इवेपोरेट भी हो रही है। कुछ बूंदें जमीन पे ना जाके सीधे सीधे आसमान में ही चली जा रही हैं, उसको बोलते हैं वर्गा। क्या बोलते हैं, विरका। क्या बोलते हैं, विरका, वायर्गा। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें, समझ लेते हैं कि वाइग्रा आल्सो कॉल्ड ड्राइस्ट्रोम। वाइग्रा को, विरगा को हम ड्राइस्ट्रोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइस्ट्रोम भी बोलते हैं। एंड इट इज एन observable streak or stop of precipitation that evaporate or sublimation before reaching the ground। मतलब रीच से पहले, ग्राउंड से पहले, ग्राउंड में रीच मतलब पहुंचने से पहले ही यदि बारिश की बूंदें डायरेक्ट सब्लिमेशन में कन्वर्ट हो जा रही हैं या इवेपोरेट हो जा रही हैं, उनको बोल दिया है क्या, विरका। आई होप समझ पाए होगे। अब चलते, देखो ये कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, देखो मैं बता देता हूं। जैसे बारिश की बूंदें गिर रही है इस डायग्राम में, बारिश की बूंदें यदि हमारे सॉइल के अंदर थोड़ी सी अंदर गई, इनिशियल एंट्री हुई, तो उसको इनफिल्ट्रेशन, ज्यादा अंदर गई डीप में, पर्कुलेशन। ये तो हो गया आपका क्या, वर्टिकल। जो वर्टिकल में फ्लो हो रही है, जो शुरुआत में फ्लो हो रही है, शुरुआत में जो घुसी है,
बूंदे, उनको फिल्ट्रेशन, जो ज्यादा डीप में चली गई पर्कुलेशन, जो वर्टिकली, जो हॉरिजॉन्टली बेटा आप सॉरी, जो हॉरिजॉन्टली बारिश की जो बूंदें जो फ्लो हो रही हैं उसको बोलते हैं इंटरफ्लो, और जो सबसे नीचे जाके पानी की बूंदें हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रही हैं उसे बोलते हैं बेस फ्लो, और बेस फ्लो सीधे जाके कहाँ मिलती है, ओशन में, और इंटरफ्लो जो मिलकर कहाँ जाती हैं सीधे, वो भी ओशन में जाती हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं नदी या कह सकते हैं उनके साथ भी मिल जाती हैं। लेकिन जो बेस फ्लो है वो डायरेक्ट ये तो अंडरग्राउंड ही रहेंगी, और अंडरग्राउंड में ही साथ ही वह ओशन में ही मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी तो रन ऑफ है ही। आपको ये 5 टॉपिक समझ में आए होंगे, आई होप, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखो जो मैंने बताया इंटरफ्लो ये है कि दो, इसमें बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया है, और ऐसा आई होप समझ गए होगे, लेकिन दूसरी डेफिनेशन है समझ लो कि ग्राउंड वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली एबव दी ग्राउंड, हॉरिजॉन्टली मतलब सॉरी बेटा जो मैंने बताया, जो हॉरिजॉन्टली जो फ्लो हो रही है, ठीक है, वह आपका इंटरफ्लो, हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रही है। देखो इसको क्या बोलते हैं, जो ये भी ऐसे गिर, यदि कोई ऐसी लाइन है तो इसको वर्टिकली बोलेंगे ना, और इसको हॉरिजॉन्टली, तो इसमें शायद गलत लिख दिया, गलत लिख रहा है वैसे, कोई बात नहीं, इसको वर्टिकल होना चाहिए था, ठीक है, कोई नहीं, है ना। और रन ऑफ सही है। बेस फ्लो इट इज द डिस्चार्ज ऑब्टेन, देखो इसमें सही अच्छी डेफिनेशन लिखी है, इट इज द डिस्चार्ज ऑब्टेन इन एनी स्ट्रीम ड्यू टू ग्राउंड टेबल सीपेज हॉरिजॉन्टल फ्लो, ठीक है बेटा। आपका ये आप कहोगे सर ये किस कारण हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। देखो पहला तो हमारे सन देवता है, सूरज देवता, आपने देखा होगा सूरज को हमारी भारतीय महिलाएं सूरज को जल देती हैं, इसका कारण ही है कि सन से हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। और कुछ वास्तुशास्त्र में देखा होगा, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो कई लोग लड़का विश्वास करते हैं, वो देखो जब सूरज या पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी और चंद्रमा दोनों आपस में बीच में आते हैं, देखो पृथ्वी है, मान लो इस डायग्राम में भी पृथ्वी है, और पृथ्वी के पास यदि चंद्रमा आ जाए तो वह जो चंद्रमा की जो आपकी ग्रेविटी है, या चंद्रमा की जो आपकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उस पानी की बौछार को अपनी तरफ खींचती हैं, जिस कारण लहर उत्पन्न होती है, और जिस कारण ज्वार भाटा भी होता है। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं, कि जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास आता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वह हमको तो नहीं खींच पाता, लेकिन जो पानी समुद्र में है उसे अपनी तरफ खींचता है, थोड़ा ऊपर उछालता है, और ऊपर उछालने के कारण फिर थोड़ी देर बाद नीचे छोड़ देता है, जिससे लहर उत्पन्न होती है, और जिससे हम कहते हैं ज्वार भाटा भी बोलते हैं। अब भाई मनुष्य में भी सबसे ज्यादा क्या है, पानी है, तो हम जब चंद्रमा हमारे ऊपर आएगा या हमारे पास आएगा तो हम पे भी इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ, तो उसी इफेक्ट को एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा, उसी इफेक्ट को क्या पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ही पढ़ते हैं। देखो किस कारण होता है, सन की एनर्जी के कारण होता है। दूसरा कोरोलिस इफेक्ट, कोरोलिस इफेक्ट बेटा जो इक्वेटर है आपकी, जहां 0 डिग्री है, जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो लाइन है ना, वहां जो हवा जो बह रही है वो कोरिलिस इफेक्ट ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी कहां होगी, इक्वेटर पे, तो वहां लो हीट होगी या हाई हीट होगी, हाई हीट होगी। हाई हीट किसकी तरफ जाती है, लो हीट की तरफ, तो लो हीट किधर है, आपके किधर है, लो हीट बेटा इधर है, लो हीट इधर है, तो हमारे जो हवाएं हैं वो लो हीट की तरफ आने की कोशिश करते हैं, इसको ही बोलते हैं बेटा क्या, कोरिलिस इफेक्ट। कोरिलिस इफेक्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, भाई वही है, लो हीट और हाई हीट के
कन्वर्ट हाई हीट कन्वर्ट भागती है लो हीट में, और ये इंक्लाइंड भी तो है हमारी पृथ्वी कुछ, तो इसकी वजह से हमारा क्या ये हाइड्रोलॉजिकल क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। आई होप समझ पाए होगे। अब चलते हैं, देखो हाइड्रोलॉजिकली आपसे कोई पूछे किस कारण होता है, सूरज की गर्मी से, सूरज की एनर्जी से, और हमारे पृथ्वी पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, कहीं लो एनर्जी है कहीं हाई एनर्जी है। मान लीजिए कहीं हाई एनर्जी है तो हाई एनर्जी किस तरफ जाती है, लो एनर्जी की तरफ। यदि कहीं में हाई टेम्परेचर है, जैसे चम्मच को मैं एक तरफ से पकड़ लूँ, हाई टेम्परेचर, मैं उसको गर्म कर रहा हूँ तो वो धीरे 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 लो टेम्परेचर की तरफ आती है। ऐसी हमारी जो लो विंड है, लो वेलोसिटी की जो विंड है वो कहाँ गिर जाएंगी, हाई वेलोसिटी, मतलब हाई वेलोसिटी की जो एयर है आपकी वो किधर को जाएगी, लो वेलोसिटी। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट और कोरिलेस इफेक्ट इसी को बोलते हैं बेटा। जो इक्वेटर पे जो आपका हवा है, जो सूरज की गर्मी ज्यादा है तो वहां जब से हाई एनर्जी होगी, हाई हीट होगी तो वो लो हीट की तरफ जाएगी, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो घूमता है ना, जिस तरफ घूमता है हवाई, वो देखो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, कोई नहीं उसमें अच्छी तरह बताएंगे। तो वही कोरिलेस इफेक्ट है, मोटा मोटा बता देता हूँ। और सन हमारा जो है, हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड भी है 23 डिग्री। अब चलते हैं क्या नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो वाटर साइकिल में कुछ 3 कंपोनेंट थे सर, जो कुछ तो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, कुछ तो यातायात का काम कर रहे थे, पानी को इधर से उधर पहुंचा रहे थे, और कुछ स्टोरेज कर रहे थे सर, और कुछ चेंज ऑफ स्टेट भी थे। चेंज ऑफ स्टेट क्या भाई, इवोपरेट था, पहले पानी से वेपर में कन्वर्ट हो गया। कंडेंसेशन में क्या था कि वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो। कुछ वही है स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। पहला आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट। ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट क्या है, जो जैसे कि आपके प्रेसिपिटेशन है, क्या है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या करता था, पानी की जो बूंदें थी वो बादलों से गिर आता था किसी भी स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस में। इवोपरेशन, जो ओशन में है पानी उसको कहां ले जाता था, बादलों में। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था क्या था कि जो खाना जो पेड़ पौधे बनाते हैं है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो कुछ पानी को इवोपरेट करते हैं, तो इवोपरेट होकर कहां जाता है, बादलों में। इनफिल्ट्रेशन, ये जमीन के अंदर जाता है। इनिशियल एंट्री कहां होती है, इनफिल्ट्रेशन में। रन ऑफ, रन ऑफ पानी, जो पृथ्वी की सतह पर जो पानी बह रहा है, रन कर रहा है, रन 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 कर रहा है, उसको बोल दिया रन ऑफ। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन मतलब इंटरवल के, मैंने फिल्मों के बीच में बताया था ना, फिल्मों के बीच में एक इंटरवल दे देते हैं। तो ऐसे ही पानी की जो बूंदें जो बादलों से गिर रही हैं और सॉइल पर आ रही हैं, उन दोनों के बीच में जंग पृथ्वी, मतलब ग्राउंड पर पानी नहीं पहुंच पाए, ग्राउंड पर पानी नहीं पहुंच पाए, वो पहले ही कहीं रुक जाए, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो ये क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट है। अब आते हैं क्या बेटा, अब आते हैं स्टोरेज। कुछ ऐसे भी तो कंपोनेंट थे जो स्टोरेज कर रहे थे, जैसे कि स्टोरेज इन लेक, पॉन्ड, रिवर, ये क्या थे, ये आपकी स्टोरेज करते रहे थे। स्टोरेज इन ओशियन, ओशियन भी स्टोरेज कर रहा था। स्टोरेज इन सॉइल मॉइस्चर, कुछ सॉइल भी मॉइस्चर कर रहा था, अपने सॉइल में वॉइड जो रिक्त स्थान थे उनको एब्जॉर्ब कर रहा था। रेत आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कम से कम 15 से 30% पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आकार के हिसाब से, उसको आप बल्किंग ऑफ सैंड भी बोलते हैं, सुना होगा। तो वही है स्टोरेज इन ग्राउंड वाटर। तो आई होप समझ पाए होगे। देखो कुछ नहीं है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मुझे नहीं आया। तो आई होप ये वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ पाए होगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका वाटर बजट इक्वेशन, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में समझ पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो आई होप वीडियो यदि समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।